नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों आज की कहानी की सफ़र में। लेकिन जानने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो जो प्लेलिस्ट के रूप में मौजूद है, बहुत सारी हैं, उनका भी आप एंजॉय कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उस पर जाइए और उनका भी आनंद उठाइए। तो चलें आज की कहानी की सफ़र पर, मेरे साथ तैयार हैं ना आप? दोस्तों, इंसान कब टूटता है? इंसान तब टूट जाता है जब किसी अपने को खो देता है। अपना सगा, अपना माँ बाप या बहुत ही प्यारा। आज की कहानी एक ऐसी शख्स की है जिसका नाम है पंकज। पंकज उत्तराखंड के रहने वाले और उत्तर प्रदेश में एक ढाबा पर काम करते थे। रसोइया थे, नॉनवेज बनाते थे और उनकी नॉन वेज में जो स्वाद था ना, कि अगर एक बार कोई खा लेना तो दोबारा जरूर रहेगा। ऐसा मसाले का प्रयोग करते थे। अव्वल उनका हाथ में वो जादू था। पंकज जो थे ना, एक लड़की से प्यार करते थे और वो प्यार करते हुए शादी भी किया। 1 साल पति पत्नी के तरह रहे, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। अब इसके बाद पंकज वो टूट चुके थे। उनको ये होश नहीं था कि मैं हूँ कहाँ पर, कहाँ हूँ मैं, कर क्या रहा हूँ। पागल वाली हालत उनकी हो चुकी थी। अब जो भी उनके जानने वाले थे, जो रिश्तेदार थे जिनके पास पंकज रहते थे, उनको संभालना शुरू किया। आखिरकार संभालते संभालते पंकज इतना तो संभल चुके थे कि वो महसूस कर सकते थे कि उनके जीवन में क्या क्या घटा है, क्या क्या उन्होंने खोया। सब कुछ अब उनको पता था। अब पंकज इतना टूटे हुए थे कि संभल नहीं सकते थे। लेकिन जब तक उनके दोस्त साथ देते रहे और वो अपने आप को संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन एक ऐसा भी वक्त आया जब दोस्तों ने साथ देना छोड़ दिया। कब तक किसी को कोई अब देख रेख कर सकता है भाई? अपना भी परिवार है और भी खर्चे हैं, शहर का मामला है, कौन किसको इतना दिन तक पाल सकता है। आखिरकार पंकज जो थे ना, अब अपना दोस्तों से अलग हो चुके थे। खुद अब उनके जो दोस्त थे पंकज को देखना नहीं चाहते थे। पंकज उन पर बोझ बने हुए थे। पंकज न कोई काम करते थे, ना कोई धंधा करते थे, घर में पड़े रहते थे, आंसू बहाते रहते थे अपनी पत्नी की याद में। तो चलो 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक ठीक ठाक है, लेकिन इस बात को 3 महीना हो चुका था। 3 महीना होने के बाद भी पंकज का वही हाल था। अब उनका कोई इतना नज़दीकी रिश्तेदार इस शहर में था नहीं, गांव में थे, लेकिन अब रिश्ते नाते टूट चुके थे। पंकज अपने आप को अकेला मानते थे। तो आखिर जिनके पास रहा करते थे उन्होंने भी उनको मना कर दिया कि भाई ऐसा नहीं चल सकता है। जब तक हमारे पास में पैसा रहा, हम आपको देखभाल करते रहे, लेकिन अब पंकज नहीं, अब आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, खुद ही अपने आप को संभालना पड़ेगा और हम लोग आपसे माफ़ी मांगते हैं, अब इतना हम सहन नहीं कर सकते। पंकज को समझ में आ गया था। और इस बीच उनका जो लत था ना, और भी कुछ हो चुका था। मतलब दारू के नशे में वो फंस चुके थे। लत ही ऐसा है कि जो एक बार लग जाता है ना, आसानी से छोड़ता नहीं। आखिर उनके दोस्त वगैरह कब तक बर्दाश्त करेंगे, कब तक उनके लिए खाना पीना, दवा दारू का प्रबंध करेंगे। आखिरकार वो रोड पर आ चुके थे। उनको लगा कि गांव चले जाएं, लेकिन गांव में उनका जो रिश्ता था ना, इतना मधुर नहीं था, खटास भरा हुआ था उनकी लाइफ में। वो अपने गांव, अपने परिवार में जाना नहीं चाहते थे। भटकने लगे रोड पर, जहाँ होता था शाम होता था, तब नशे की उनकी जो आदत पड़ी हुई थी, नशा उनका शरीर ढूंढता था। नशा नहीं मिलता था तो कुछ ऐसा भी काम करने लगे जो उनको करना नहीं चाहिए था। मजबूरी ये सब काम करा रही थी। सब्जी मंडी में जाते, ट्रक का काम, माल खाली करते, माल लोडिंग करते, जो पैसा उनको मिलता, अब फिर वो भोजन करते और अपना नशा का जो लत था उसको पूरा भी करते। रहने के लिए पूरा मंडी था, कहीं भी अपना आराम से सो जाते। धीरे धीरे उस मंडी में अब उनका अब एक तरह से अड्डा बन चुका था।
मंडी ही उनकी अब लाइफलाइन हो चुकी थी। सुबह में अपने काम पर लग जाते, सिर्फ काम करते थे अपने लत के लिए, अपने भोजन के लिए। आगे पीछे तो उनका कोई और नहीं था, बस दो चीज़ के लिए काम करते थे। ये बात पंकज भी समझते थे, अपने आप को देखना चाहते थे कि मैं हूँ कौन, मैं क्या था, अब क्या बन गया है। सिर्फ पत्नी के गुजरते ही अब इस तरह पंकज का जिंदगी उसी मंडी में गुजरने लगा। दिन भर कड़ी मेहनत करते और शाम को अपना दारू का लत पूरा करते, ड्रिंक करते, भोजन करते, आज जहाँ जगह मिलती वहाँ पर अपना चादर बिछाते और आराम से सो जाते। ऐसे ही उनकी लाइफ चल रही थी। जहाँ पर वो सोया करते थे ना, बगल में अब आड़ती का वो दुकान था, शॉप था, और वहाँ पर कभी कभी ट्रक वाले भी बहुत सारे इकट्ठा होते थे और रात में भोजन वगैरह बनाया करते थे। और कभी कभी मटन वगैरह, चिकन, नॉन वेज भी बनता था। खुशबू अब उनको मिलता भी था पंकज को कि यहाँ पर नॉन वेज, क्योंकि कलाकार थे भाई, उनके हाथ में जादू था। उनको पता था कि मटन में कौन कौन सा मसाले पड़ रहे हैं और कौन कौन सा नहीं है। आखिरकार एक रसोइया थे। ऐसे ही एक रात सोए हुए थे और नशे में थे, लेकिन नशा इतना नहीं हो पाया था, पैसे की दिक्कत थी, इसलिए पूरा नशा तो नहीं कर पाए, नींद नहीं आ रही थी और ऊपर से आधे पेट खाए हुए थे, भूख भी लग रही थी। जब उनकी नाकों में सुगंध जाता है मटन का, कहीं बगल में बन रहा है, उठ के बैठ जाते हैं, सूंघते हैं, महसूस करते हैं कि अरे जो भी बना रहा है वो तो अनाड़ी है। उसको पता ही नहीं है कि इसमें कौन कौन सा मसाले डलेंगे, इसमें तो बहुत सारे मसाले की कमी है। अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, भूख में रहते हैं, नशे के अब ज़रूरत भी है, सोचते कि वहाँ जाऊँगा और मैं उनका मदद करूँगा तो ये जो ड्राइवर लोग होते हैं बड़ा दिलेर होते हैं, मुझे भोजन भी दे देंगे और कुछ अब नशा भी दे देंगे, दारू भी दे देंगे, तो आज का मेरा काम चल जाएगा। पहुंच जाते हैं, वहाँ पर स्टोव जल रहा है, 4-5 ट्रक वाले एक आड़ती के दुकान के आगे अपना अब वही खाना पका रहे हैं, ड्रिंक चल रहा है, पार्टी चल रही है। वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं। उनकी जो कपड़ा लता का जो हुलिया था, अब वो देख कर ड्राइवर समझे कि कोई भिखारी आ गया है, कहने लगे भाई जाओ यहाँ से, हमें डिस्टर्ब मत करो। पंकज जी की दाढ़ी बढ़ी हुई थी, जवान थे, ज़्यादा उम्र नहीं थी, 30 साल की, उससे भी कम थी उम्र, लेकिन अब ऐसे हालात से जूझ रहे थे कि वो थोड़ा लग रहा था कि ज़्यादा उम्र के हो गए। दाढ़ी बढ़ी हुई, बाल बिखरे हुए, फटे पुराने कपड़े इस्तेमाल कर रहे थे। वो खड़े रहे, वहाँ से हिले नहीं। तब ड्राइवरों ने बोला भाई यहाँ पर क्यों खड़े हो, जाओ अपना रास्ता देखो, यहाँ पर क्यों हमें डिस्टर्ब कर रहे हो। तब कहे कि भाई आप लोग जो बना रहे हो मटन, उसमें बहुत सारे मसाले अभी आप लोगों ने डाला नहीं है। मसाले को नाम गिनाने लगे कि देखो पहले ये मसाला डालना चाहिए था, फिर ये डालना चाहिए था, पहले इस तरह से उसको फ्राई करना था, जो भी करना था रेसिपी के बारे में वो बताने लगे। जब बताने लगे, जो खाना बना रहा था ना, वो भी अपने आप को उस्ताद मानता था, मटन का उस्ताद, वो जैसे अपने आप को साबित करना चाहता था। वो उनकी बातों पर गौर देने लगा, बाकी तो अपना पीने खाने में मस्त थी, परवाह ही नहीं था। और वो जब सुनता है ना, तो जो मटन का फ्राई कर रहा था, मतलब मसाले वगैरह भून रहा था, वो रुक गया, देखने लगा कि ये इंसान कौन है भाई, इसको तो बहुत बहुत कुछ पता है, इसके बारे में, विधि विधान के बारे में, जितना मुझे नहीं पता है। बुलाता है भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, डरो मत, डरो मत, मेरे पास में आओ, इधर आके बैठो, इधर बैठ जाओ। पंकज डरी हुई हालत में अब उसके पास जाके बैठ जाते हैं और तब वो ड्राइवर उनको नीचे से ऊपर तक देखता है। भाई भूखे हो? पंकज कहता है कि हाँ भूख तो लगी है, खाना खाओगे? पंकज कहता है हाँ। ठीक है, ड्रिंक करते हो? बोला हाँ, अगर आपकी मेहरबानी हो तो मैं कर भी लूँगा। और तब वो ड्राइवर करता है भाई इसके लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, मैं तुम्हें खाना भी दूंगा, ड्रिंक भी दूंगा और तुम्हारा ये फटे पुराने कपड़े उतरवा करके अपना जोड़ी भी दूंगा, कपड़ा लत्ता भी दूंगा। तुम मेरे साथ में ट्रक में रहोगे, काम करोगे।
पंकज को क्या चाहिए? झट से बोल दिया कि हाँ, बस मुझे तो खाने पीने से मतलब है, जो कहोगे मैं कर लूँगा। वो जो ड्राइवर है उनसे बड़ा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, भाई ये मैं मटन आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये तुम्हारा इम्तहान है। अगर तुम इम्तहान में पास हो गए ना तो समझ लो मेरे गाड़ी में चलोगे। तुम्हें अच्छी सैलरी भी दूंगा, कपड़े लत्ते भी दूंगा, खाने पीने का भी कोई कमी नहीं रहने दूंगा। ये इम्तहान अगर तुम पार कर लेते हो। अब इस चीज़ के तो मास्टर थे पंकज। वो कहने लगे, आप हट जाइए, मुझे अपना काम करने दीजिए। अब बुरा मत मानिएगा, जो आपने मसाला रोस्ट किया है, जो तैयार किया है, ये मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं नए मसाले और अपने विधि विधान से बनाऊँगा। तब वो ड्राइवर जो वहाँ बैठे हुए ड्रिंक कर रहे थे सब देखने लगे। उस ड्राइवर से कहने लगे, अरे भिखारी जी को कहाँ लगा दिया भाई? तब वो ड्राइवर कहता है, भाई आप लोग शांत रहो, आज इसकी परीक्षा है। अगर ये मटन बढ़िया बना देता है जैसा ये कह रहा है तो आप लोग ऐसा मटन कभी खाए नहीं होंगे। आप लोग शांत रहिए, ड्रिंक का आनंद लीजिए और इसका काम करने देते हैं। वो ड्राइवर कहता है पंकज से कि भाई जो भी अपने नए सिरे से करो, हमारे पास में देखो कोई साधन का कमी नहीं है। जो तुम्हें मसाले चाहिए, जो चाहिए तेल घी, सब कुछ भरा हुआ है, जो चाहिए तुम इस्तेमाल करो। पंकज अपना जादू दिखाने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद में मसाला सब कुछ रेडी, मटन पक रहा है। जब मटन में से स्वाद निकल रही है ना, वहाँ जो ड्राइवर ड्रिंक कर रहे थे वो खुशबू से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि सब देखने लगते हैं, ये भाई पक क्या रहा है यहाँ पर? ऐसा खुशबू तो कभी हमने महसूस नहीं किया। सब उस पंकज से प्रभावित हो जाते हैं। लगता है कि हाँ, इस लड़के में तो कारीगरी है, इसके हाथों में जादू है। और जब पंकज उनको टेस्ट करने के लिए देता है कि आप लोग थोड़ा टेस्ट करके देखिए, नमक कम है या ठीक ठाक है। जब वो ड्राइवर थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते हैं, अब वो लोग पंकज का तारीफ करने लगते हैं कि भाई ऐसा मटन तो हमने आज तक नहीं खाया, तुम्हारे हाथों में जादू है। अब तो जो ड्राइवर उनको बुलाया था वो भी खुश हो गया, कहने लगे, भाई तुम पास हो गए, आप समझ लो तुम्हारी नौकरी मेरे ट्रक में पक्का हो गया। अब मैं तुम्हें ड्राइवर बना दूंगा, तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बस ये जो चीज़ आज बनाए हो ना, समझ लो कि इसी वजह से तुम्हारी नौकरी मिली है। अब भाई ये चीज़ हम रोज़ तो खाते नहीं हैं, लेकिन हफ्ते में 2-3 दिन तो बन ही जाता है, तो ये बना लोगे ना दोबारा से? पंकज हंसने लगे और कहने लगे, साहब मैं इस काम का मास्टर हूँ, आपने मुझे परीक्षा दिया और मैं पास हो गया। जब एक बार पास हो गया तो हमेशा पास ही हो जाऊँगा। पंकज बड़ा खुश थे। अब इसके बाद उनको ड्रिंक भी दिया गया, भोजन भी दिया गया और नया कपड़ा लत्ता भी वो ड्राइवर ने जैसा बोला था, अब उनकी हुलिया भी बदल गई थी। अब तो उनको ट्रक में नौकरी मिल चुका था। सुबह होते ही ट्रक लोड थी, अब वहाँ से कोई दूसरी मंडी में जाना था। अब वो ड्राइवर लेके जाता है। अब इनका कोई ठोर ठिकाना तो था नहीं। ड्राइवर पूछता है कि भाई तुम्हारा रिहाइश क्या है? और तब कहते हैं कि पूरी दुनिया ही हमारे रिहाइश है, मैं कहीं भी रह लूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अपनी वो दुखद घटना अपने पत्नी को बताते हैं। ड्राइवर बेचारा अब बोल क्या सकता है, कहता है कि भाई बड़ा दुख की बात है, चलो कोई बात नहीं, ये भी तो वो अब परिवार का मेरे एक तरह से संसारिक नियम है, अब हर परिवार में ऐसा होता रहता है, क्या किया जा सकता है। अब इसके बाद वो लोग चल देते हैं, जगह जगह अपना मंडी में जाते हैं और माल लोड करना, उतारना, इधर से उधर भटकना अब तो इनका काम ही था। एक ऐसी ही जगह पर वो लोग पहुंचते हैं। जहां पहुंचते हैं ना, वहां पर भी मंडी है और उस टाइम भी जो ड्राइवर उनका उस्ताद था, उस्ताद कहते थे पंकज अपने ड्राइवर को, जो उनको अपने काम पर रखा था। ऐसी जगह पर पहुंचे और वहां पर भी अब उनका उस्ताद कहता है कि देखो भाई, हमारे पुराने मित्र मिल गए और तुम ऐसा कलाकारी दिखाओ कि वो लोग हमसे इम्प्रेस हो जाए। पंकज वही करते हैं। लेकिन वहाँ पर एक ऐसा बंदा था, एक ऐसा ड्राइवर था जो पंकज को बड़ा अजीब नज़रों से घूर रहा था।
कभी पंकज को खाना बनाते देखता था और कभी उनको जज करता था कि पंकज कैसा है। सर से पैर तक उनको निहारता रहता था, लेकिन पंकज अपने काम में मशगूल थे, वो ध्यान नहीं दे रहे थे। जब मटन वटन तैयार हो जाता है, ड्रिंक की बारी आती है, तब वो शख्स पंकज को बुलाता है अकेले में। वो भी एक ड्राइवर होता है। पंकज उसके पास जाते हैं अकेले में, कोई बात करना चाहता है। पंकज पूछते हैं कि भैया आपने मुझे अकेले में क्यों बुलाया है, कोई बात है? तब वो इंसान कहता है कि हाँ, एक तुमसे बात करनी थी। पंकज कहते हैं कि ठीक, बताइए। पूछता है कि यहाँ तुम्हारी सैलरी कितनी मिलती है? तब पंकज कहते हैं कि हाँ, सैलरी वाली बात नहीं भाई साहब, यहाँ घर वाली बात है। जो भी हमारा उस्ताद जी देंगे हम ले लेते हैं। हम इनको गैर नहीं समझते और ना ये मुझे गैर समझते हैं। आप बताइए, आपको क्या दिक्कत, क्या परेशानी है जो आप मुझसे काम करवाना चाहते हैं? तब वो ड्राइवर कहते हैं कि भाई, मैं तुम्हारे भले के लिए कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर तुम बात सुनना पसंद करो, अगर तुम मान सकते हो तो देख लेना, और नहीं माने तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ता हूँ। पंकज कहने लगे पहले काम तो बताइए, फिर मैं सोचूंगा कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें मेरा फ़ायदा है या नुकसान है। तब ड्राइवर और आगे ले जाता है, कहता है पहले कसम खाओ, पहले कसम खाओ कि ये बात तुम्हीं तक सीमित रहेगी। तुम हाँ बोलो या ना बोलो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसको तुम अपना इष्ट मानते होगे और उसका तुम कसम खाओ, तुम ये बात दूसरे को नहीं बताओगे, चाहे ये काम करो या ना करो। यहीं पर हम बात ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये बात कि तुम किसी से फैलाओगे नहीं, किसी को कानों में ये बात नहीं पड़ना चाहिए। पंकज थोड़ा चौंके कि मामला क्या है, बात है कैसा बात है भाई, समझना चाहते थे, एक मन में जिज्ञासा जाग गई थी। तब वो ड्राइवर कहने लगा कि देखो भाई, मैं तुम्हारे जैसा एक कलाकार ढूंढ रहा था जो खाना बनाने में निपुण हो, हाँ खास करके मटन, और वो खुद भी खाता हो, बनाता भी हो, ड्रिंक भी करता हो, और देखने में सुंदर भी हो, अच्छी खासी हाइट भी हो, और वो सब तुम में वो सब भरा हुआ है। मैं तब से तुम्हें जज कर रहा था, देख रहा था कि तुम इस काम के लिए हो या नहीं हो। लेकिन जब मैंने देखा तब समझ में आ गया कि तुम उस काम के लिए परफेक्ट हो। बताओ, ये काम कर पाओगे? खाना बनाना है, बस खाना बनाना है, आइए घर में रहना है। वो पूरी बात बताने लगा। पंकज उसकी बात सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए। जब उनको लगा कि अरे, ये कहीं मन बहलाने के लिए या मुझे भ्रमित करने के लिए तो नहीं बोल रहा है। जो वो बोल रहा था ड्राइवर, उसका मतलब ये था कि पंकज को एक खाली घर में अब जाना था 1 हफ्ता के लिए, और 1 हफ्ता वहाँ पर अलग अलग व्यंजन बनाना था, नॉन वेज का, कभी चिकन, कभी अंडा, कभी मटन, और उसी घर में रहना था। घर में कोई रहता नहीं था। आज 7 दिन भोजन बनाना था, और ड्राइंग रूम जो खाने का टेबल है वहाँ पर लेके जाना था। 2 लोगों के लिए खाना निकालना था। और जो बाकी बातें हैं वो तो मैं आगे चल के बताता हूँ। पंकज को लगा कि ये तो मजाक है। अरे ऐसा कैसे, जब घर में कोई है नहीं तो 2 लोग खाना कौन खाएगा? वो लगा कि ये जो ट्रक ड्राइवर है ना, सिरफिरा है, ये नशा किए हुए है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जब उस घर में कोई रहता ही नहीं है तो 2 लोग कौन खाना खाएंगे? एक तो चलो मैं हूँ, मैं खा लिया, लेकिन दूसरा कौन आएगा? इसी बात पर पंकज अड़े हुए थे। और वो जो ड्राइवर था कि तुम्हें इस बात का खबर वहीं पर लगेगी। जब पंकज अपने जिद पर अड़े कि जब तक पूरी बात नहीं बताओगे तब तक मैं इसके बारे में सोचूंगा भी नहीं। आखिरकार पंकज के जिद के आगे वो हार जाता है। कहता है कि तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैंने बताया ना, किसी थर्ड पर्सन को ये पता भी नहीं होना चाहिए। अगर तुम ये बात किसी को शेयर कर दिए तो तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार के साथ में बहुत कुछ बुरा हो सकता है। तुम इसको कम मत आंकना। फिर पंकज उसकी तरफ देखती रह गई। आखिर ऐसा क्या बात है भाई जो छिपा रहा है?
अब जा कर के बता रहा है। पंकज जब वो बात सुनते हैं, जब वो ड्राइवर बताता है, तब वो सोच में पड़ जाते हैं, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अरे ये साइंस का युग है, विज्ञान का युग है, यहाँ पर प्रेत आत्माओं के क्या काम क्या है? नहीं नहीं, ये ड्राइवर जरूर सिरफिरा है, नशेड़ी है, ये मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं डरूंगा नहीं, मैं भूत प्रेत को मानता नहीं, मैं इनसे डरूंगा भी नहीं। लेकिन जब पैसे की लालच वो ड्राइवर देता है कि देखो पंकज, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये जो काम तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये कोई भी इंसान करने को तैयार हो जाएगा, लेकिन ये हर काम किसी को दिया नहीं जा सकता है। जो उसके योग्य हो तभी तो वो काम दिया जा सकता है। तुम अब उस योग्य हो, तभी मैं तुम्हें ये काम दे रहा हूँ। ये काम मुझे बहुत दिनों से मिला हुआ है। मैं ऐसा लड़के की तलाश कर रहा था। देखो मेरी तलाश यहाँ पर जाके पूरी हुई। पंकज उस ड्राइवर की तरफ देख रहे थे, जैसे लग रहा कि ये नशे में है, नशा उतर जाएगा और ये सब कुछ भूल जाएगा। लेकिन ड्राइवर कहता है कि ये आप समझ लो, इससे तुम्हारी लाइफ बन भी जाएगी। अगर ये तुम काम कर लेते हो ना, तो तुम्हारी लाइफ एकदम आसान हो जाएगी, तुम्हारे पास में पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। पंकज बात तो समझ रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं हो पा रहा है कि ये ड्राइवर, इसके पास में इतना पैसा होगा। तब वो पूछते हैं, ये ट्रक आपकी है? ड्राइवर कहता है नहीं, मालिक का है, मैं तो ड्राइवर हूँ। तब पंकज मुस्कुराते हुए कहते हैं कि फिर इतना पैसा मुझे कौन देगा? ड्राइवर कहता है कि मैं उस शख्स को जानता हूँ जो ये काम मुझे दिया है, मैं उससे चल के तुम्हें मिलवाऊँगा। देखो जो भी तुम कमाओगे ना, अब समझ लो 25% मुझे देना पड़ेगा। जितना धन तुम्हें मिलेगा और उसमें 25% का हिस्सा मेरा होगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं उस बंदे से मिलाने के लिए तैयार हूँ। कल सुबह मेरे साथ चलना। देखो अगर तुम ये काम कर देते हो ना, तो हम दोनों का फायदा है। आज समझ लो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी, तुम्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंकज जो थे ना, उनको भी लालच आ गए और सोचने लगे कि हाँ, मैं ट्रक में इधर से उधर भटक रहा हूँ, मंडी मंडी, और ये काम अगर सच में ये ऐसा है तो मैं तो लखपति बन जाऊँगा। चलो मैं लाख रुपए में 25,000 उसको दे भी दिया तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। राजी हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये रात भर की बात है, नशा उतर जाएगा कहीं, तब ये सुबह में भूल जाएगा। मन में लालच भी होता है कि अगर ये बात इसकी सच है तब तो मैं लखपति बन जाऊंगा भाई, लाखों रुपए मेरे पास में आ जाएगा, मैं तो खुद का अपना ट्रक खरीद सकता हूँ। अब ना जाने कैसे कैसे सपने रात भर देखने लगे। खाना पीना हो चुका था, ड्राइवर लोग सो चुके थे और वो भी अब सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसे उनको लालच दिया गया था ना कि वो लालच में फंस गए थे, नींद नहीं आ रही थी। वो पैसे के लालच जब इंसान को आ जाता है ना, तो नींद आती भी नहीं है। सुबह के 3 बजे वो सोते हैं और तड़के वही ड्राइवर उनको उठाता है। अभी इतनी सुबह नहीं भी हुई थी, लगता है कि अब उनकी नींद भी पूरी नहीं हुई है। 4 बजे के आसपास में वो ड्राइवर उनको उठाता है और कहता है, भाई उठ जाओ उठ जाओ, देखो नहीं तो वो ड्राइवर फिर तुम्हें जाने नहीं देगा। मैं जानता हूँ, उससे नस नस से वाकिफ़ हूँ और वो मेरे गाँव का ही रहने वाला है। चलो अब निकलो, मैं अपना ट्रक स्टार्ट कर रहा हूँ और चलो मेरे साथ में, मैं तुम्हें उस शख्स से मिलवाता हूँ। अगर वो ड्राइवर तुम्हारा उस्ताद जाग गया तो फिर तुम्हें जाने नहीं देगा, जल्दी करो जल्दी करो। पंकज को लगा कि अरे सुबह तो हो चुकी है और इसका नशा भी उतर चुका है, तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। पंकज तैयार हो जाते हैं कि चलो ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार ट्राई कर लेंगे, अगर बात नहीं बनी तो फिर मैं इस ट्रक पर लौट आऊँगा। अब उस ड्राइवर के साथ चल देते हैं। ड्राइवर जल्दी जल्दी, खाली ट्रक, लोड भी नहीं था। पहले पैसे के इतना लालच था उसको, ड्राइवर को, कि जब पंकज कमाएंगे तो उसमें जितना भी पैसा आएगा 25% तो मेरा होगा। वो भी लालच में पड़ा हुआ था। अब दोनों लोग अब चलते जा रहे हैं, ट्रक चलता जा रहा है। रास्ते भर में जो ड्राइवर होता है पंकज को समझाता है कि देखो मैं ऐसे एक शख्स से मिलाने जा रहा हूँ, उसके पास पैसे की कमी नहीं है,
पैसा उसके पास बहुत भरा हुआ है। अगर तुम ये काम कर लेते हो और वो तुम्हें लाइक कर लेता है, उस काम को तुम्हें दे देता है, तो समझ लो हमारी लॉटरी खुल जाएगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देना पड़ेगा। परीक्षा ये है कि वो तुमसे जो कहेगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। तुमसे खाना बनवाएगा। जैसा तुम ये टेस्ट मटन का है, अगर तुमने ऐसा कुछ बना लिया तो समझ लो तुम इस परीक्षा में पास हो जाओगे। अब ये तो पंकज का बाएं हाथ का खेल था, इस चीज़ का मास्टर ही थे। अब उसके बाद दूसरे शहर में पहुँचते हैं। दूसरे शहर में पहुँचते हैं और ट्रक ले करके एक कोठी में पहुँचता है, ट्रक रोड पर खड़ा करके। और वहाँ पहुँचता है एक सेठ के कोठी में। चौकीदार होता है, उससे बोलता है कि अपना नाम बताता है कि सेठ जी से मिलना है, ज़रूरी काम है, जल्दी जाके खबर करो। चौकीदार जाता है और कहता है कि आप दोनों लोग आ जाओ, सेठ जी आप दोनों को बुला रहे हैं। पंकज और ड्राइवर दोनों लोग पहुंच जाते हैं। अब ड्राइवर को तो जाना पहचाना था, देख के सेठ मुस्कुराता है और कहता है कि अरे जो काम दिया था बाकी तुम करके ला दियो, क्या है वही लड़का है? तब वो ड्राइवर कहता हाँ यही लड़का है। अब सेठ पंकज को देखते हैं और फिर उससे कई सवाल पूछते हैं। अब उसकी बैकग्राउंड के बारे में जानकारी लेते हैं। पंकज सही सही जवाब देते हैं। अब उनके आगे पीछे तो कोई था नहीं, प्रेम विवाह किए थे, पत्नी एक्सीडेंट में मारी गई, अब कोई उनके आगे पीछे नहीं था। सेठ जी कहते हैं कि चलो ये तो बात हो गई, अब तुम ये जो मटन बनाना है वो कैसा बनाते हो, अब उसमें तुम्हें ट्रायल देना है, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं बंदा भेज दिया हूँ और कुछ ही देर के बाद वो सामान आता होगा। आखिरकार मटन आ जाता है, मटन बना देते हैं और वो सेठ को पसंद भी आ जाता है और कहते हैं ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसा खुशबू तो हमने आज तक महसूस नहीं किया। अब एक तरह से वो टेस्ट में पास हो जाते हैं। इसके बाद सेठ अब उनको सब कुछ समझाता है कि देखो ये एक हमारी पुरानी कोठी है तो पुरानी, लेकिन अंदर जाओगे ना तो बिल्कुल ब्रांड न्यू लगेगा। हमने उसमें लाखों रुपए खर्च कर रखे हैं। देखो वो छुपाते नहीं हैं, वो सब कुछ बताते हैं। कहते हैं कि देखो अब वहाँ पर जाना है, 7 दिन तुम्हें रुकना है और हर बार हर दिन नई नई डिश तैयार करना है। कभी वेजिटेरियन भी बनाना है, कभी नॉन वेज, कभी चिकन, कभी मटन, कभी जो भी है। और सेठ जी पूरी लिस्ट बता देते हैं। कहते हैं कि वहाँ पर अगर तुम बढ़िया खाना बनाओगे, वो खुशबू एक आत्मा को नाक में महसूस होगी। वो आत्मा सोती रहती है, जब उसको लगेगा कि हाँ उसके लायक भोजन बना हुआ है, तब उसकी नींद खुल जाएगी। वो भोजन की लालच में अब तुम्हारे पास पहुँचेगी और तुम हर रोज़ 2 लोगों के लिए खाना परसोगे। सेठ जी सारी बात बताते चले गए उस आत्मा के बारे में। पंकज बोल पड़ते हैं कि देखिए साहब, हम कैसे जानेंगे कि वो आत्मा आ चुकी है। तब सेठ जी बताते हैं कि जब आत्मा आएगी ना, तुम्हें खुद महसूस हो जाएगा, खुद ही तुम जान जाओगे। उसके बारे में बताने लगते हैं कि देखो एक सुंदर सी लड़की, अब वो कई रंग कई रूप बदल सकती है, नए कपड़े अलग अलग कलर का पहन सकती है। मैं कौन सा उसका रूप का व्याख्यान करूं, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि जब तुमसे मिलेगी तो कौन सा रूप में मिलेगी। ये तुम्हें अब देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। एक एक बात बताते चले गए। हालांकि पंकज आत्माओं पर विश्वास नहीं करते थे, भूत प्रेत को मानते नहीं थे। लगता था कि जो ये सब बात बता रहे हैं सब ऐसा कुछ होता ही नहीं है। उस जगह पर कोई नॉर्मल लड़की आती होगी भोजन का स्वाद लेने के लिए, खा पी करके एंजॉय करके और चल देती होगी। बस यही होता होगा, पंकज के दिमाग में ये सब चल रहा है। लेकिन सेठ आगे बताते जाते हैं, कहते हैं देखो उस लड़की को अब तुम्हें बड़े प्यार से हैंडल करना है, भोजन कराना है और उसके बाद प्यार से उससे मिलना है। और एक कमरा है जो सजा होगा, फूलों से सजा होगा, उस कमरे में तो उस लड़की को लेकर जाना है
और उसके साथ रात बितानी है। अगर वो प्रेतात्मा तुमसे प्रभावित हो जाती है, तुम्हारे साथ रात बिताने पर अब वो मंजूरी दे देती है, तब समझ लो कि तुम्हारा काम सफल हो गया। अब इसके बाद सुबह में जब तुम सोए रहोगे, तुम्हें पता भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ ऐसा गिफ्ट दे के जाएगी। लेकिन खबरदार, उस गिफ्ट को तुम खोलने का कोशिश भी मत करना। वो गिफ्ट पर मेरा हक है, वो गिफ्ट मेरा है। इसके लिए मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, लाखों रुपए खर्च करता हूँ। ऐसा मौका जो है ना, कई सालों में एक बार आता है, और वो मौका आ चुका है, जिसके लिए मैं तैयारी सालों से कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पर लड़के तो बहुत आए, मैंने बहुत का इम्तहान लिया, लेकिन वो पास नहीं हो पाए। लेकिन तुम पास हो गए हो। अब ऐसा ना हो कि मेरे सालों की मेहनत बर्बाद हो जाए। पंकज अब सोचने में मजबूर हो गए, क्या वास्तव में आत्मा होती है? उनकी नज़रों में तो ऐसा कुछ महत्व रखता नहीं था। लेकिन ड्राइवर से जो सुने थे, उनको लगा कि मजाक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। भोजन करने आम लड़की आती होगी और खा पी करके आनंद लेकर के चली जाती होगी, कुछ ऐसा गिफ्ट दे के जाती होगी। लेकिन जब सेठ जी बताते हैं ना, तब आश्चर्य में पड़ जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या आज के युग में भी ऐसा होता है? उस गिफ्ट में क्या होगा? जानने की कोशिश तो मन कर रहा है, लेकिन सेठ जी सख्त लहजा दिखाते हैं। आप बार बार कहते हैं कि उस गिफ्ट के बारे में सोचना तक मत। उस गिफ्ट पर मेरा अधिकार है, और उसके लिए मैं कड़ी मेहनत करता हूँ। साल भर मैं तो उसकी तैयारी करता हूँ, और तब जाकर के वो गिफ्ट मुझे हासिल होता है। उसके बदले में मैं तुम्हें लाखों रुपए दूंगा। अब बोलो, तुम इस काम के लिए तैयार हो या नहीं हो? पंकज अब मन तो कर रहा था कि चलो कर लेते हैं, लेकिन जब आत्मा की बात आई ना, तो थोड़ा एक डर सा महसूस हुआ। क्या वास्तव में आत्मा आज भी है, इस दुनिया में रहती है? विश्वास तो नहीं करते थे, ड्राइवर की बात पर तो यकीन नहीं किया। लेकिन जब सेठ जी कहने लगे, तब उनको लगा कि आत्माएं तो अब होती है जो सेठ जी कह रहे हैं। जो मैंने सुना है कि आत्माएं किसी की होती नहीं है, किसी का सगी नहीं होती है, वो भूत प्रेत होती हैं, जैसा उन्होंने किससे कहानियाँ सुना हुआ था। डर जाते हैं। आप फिर कहते हैं सेठ जी से कि अगर वो लड़की जो आत्मा है, जो कि कोई भी रूप लेके आ सकती है, मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। तब सेठ जी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि इसमें अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम उसके साथ में कैसा व्यवहार कर रहे हो। अगर तुम उसको खुश करते हो, अच्छा व्यवहार करते हो, तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तुमसे तो वो खुश हो जाएगी। अगर तुम उसके साथ में रूखापन, कुछ अलग व्यवहार कर रहे हो, सहयोग नहीं कर रहे हो, तब वो नाराज भी हो सकती है। अब उसमें मेरा भी नुकसान होगा और तुम्हारा भी नुकसान होगा। फिर मुझे 1 साल तक रुकना पड़ेगा, तैयारियां करनी पड़ेगी। तब क्या पता मैं सफल हो पाऊँ या ना नहीं हो पाऊँ। सेठ जी अपना मन की बात कहते जा रहे थे। कह रहे थे कि देखो, तुम उस आत्मा को किसी भी हालत में अपने बस में करना है। अब ऐसा कोई गलती नहीं करना है जिससे आत्मा वो नाराज हो जाए। तुम्हें खुश रखना है। 1 रात की तो बात है, 7 दिन तुम्हें उस घर में रहना है। अब ये पता नहीं कि 7 दिन में कौन सा दिन वो आत्मा तुम्हारे पास पहुंचेगी, लेकिन तैयारियां पूरी होनी चाहिए। पंकज अब हाँ बोलती है। लाखों रुपए का मामला था, अब समझ गए कि अब तो आर पार करना ही पड़ेगा। अब वैसे ही मेरे पीछे कौन सा रोने वाला है। एक पत्नी थी और वो भी मुझे छोड़ के चली गई। मेरे अपने परिवार में ऐसा कुछ रिश्ता है ही नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है उसी पत्नी की वजह से। वो तो कहानी बात की है। अब वो सेठ को बोलते हैं कि ठीक है जी, मैं तैयार हूँ, और जैसा आप कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। सेठ जी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आज रात से बस तुम्हारा परीक्षा शुरू हो जाएगा, और जितना जल्दी तुम सफलता हासिल कर लो, उतना ही मुझे भी फायदा है और तुम्हें भी फायदा है। पंकज बिल्कुल तैयार हो गए। अब इसके बाद कुछ रुपए जो सेठ है ना, उस ड्राइवर को देते हैं और कहते हैं भाई आप जाओ, आपका काम खत्म। और तब
पंकज की तरफ इशारा करता है कि जो मैंने कुछ बोला है इशारे इशारे में समझा देता है कि मुझे मत भूलना। पंकज सर हिला देते हैं और वो जो सेठ है समझ जाता है, कहता है कि तुम दोनों के बीच में कोई अब सौदा तो नहीं हुआ है। ड्राइवर पहले बता दिया कि सेठ ऐसा पूछेगा और तुम मना कर देना। पंकज कहते हैं नहीं सर, ऐसा कोई इनके साथ में सौदा नहीं हुआ है, बस मुझे यहाँ तक अब छोड़ने के लिए आए थे, बस इनका यही काम था। अब इसके बाद में थोड़ा संतुष्ट हो जाता है सेठ। अब परीक्षा की घड़ी अब पंकज की थी, शाम को उस घर में जाना था। अब इसके बाद पूरा हफ्ता वहीं पर निकालना था और ऐसा पूरी तैयारी हो चुकी थी। सब कुछ उस घर में उस कोठी में पहुंचा दिया गया था, जो जो चीज़ की वहाँ ज़रूरत थी। अब सेठ के पास में नौकर चाकर थे, अब सब लग करके उस घर को अब रहने लायक तैयार कर दिए थे। पंकज पहुंच जाते हैं, देखते हैं कि वाकई में सेठ जैसा बोल रहा था वैसा ही है। घर बाहर से देखने में पुराना लग रहा है लेकिन अंदर से चमकता हुआ है। ऐसा क्यों? शायद सेठ ने इस जगह को छुपा कर रखा है। शायद लोगों की नज़र में इस घर में कोई रहता नहीं होगा, लेकिन अंदर में तो ये ना बिल्कुल महल की तरह है। अब पंकज अपने काम में जुट जाते हैं। सेठ ने बताया था कि लड़की रात को 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में आएगी। अभी यही उसका टाइम टेबल है। आज 10 बजे तक तुम खाना वाना बना करके अपना खाने के टेबल पर सजा देना है। 2 प्लेट में, एक अपने लिए और एक उस आत्मा के लिए। और तुम भोजन करना। अगर आत्मा आनी होगी तो खुद वहाँ पर पहुँच जाएगी और अपना भोजन करने लगेगी। और इसके बाद में, हाँ एक चीज़ मैं भूल गया बताना, सेठ ने एक खास किस्म का इत्र भी दिया था। वो बोला था कि जब तुम ये काम करोगे ना, जब भोजन करने जाओगे तो तुम अपने वस्त्रों पर ये खास किस्म का इत्र है जो बहुत ही महंगा है। इसके लिए मुझे लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और ये मैं बहुत मुश्किल से मंगाता हूँ। ये इत्र के कुछ बूंदे ही अपने कपड़ों पर लगाना है और इसके बाद तुम्हें भोजन शुरू कर देना है। अगर लड़की का आने का होगा, आत्मा को आने का होगा, वो खुद ही आ जाएगी। अगर नहीं आने का होगा तो तुम अपना भोजन करना, अपना थाली उठाना और अपने कमरे में जाकर आराम कर लेना। ऐसे ही तुम्हें 1 हफ्ता करना है। सब कुछ पंकज समझ गए थे और वही करते हैं। अपने हाथों का कलाकारी किचन में दिखाते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन व्यंजन बनाते हैं और फिर 10 बजे खाने के टेबल पर पहुंच जाते हैं। 2 प्लेट में सजाते हैं भोजन को और खुद 1 प्लेट लेकर के बैठ जाते हैं और वो इत्र के कुछ बूंदे अपने कपड़ों पर लगा लेते हैं और फिर भोजन शुरू कर देते हैं। लेकिन जब तक भोजन कर रहे थे मन डर रहा था कि ना जाने कैसे किस रूप में आत्मा आए, कहीं भयानक रूप में आए तो मैं क्या करूँगा, मैं तो खौफ में भर जाऊँगा। जल्दी जल्दी भोजन करते हैं और इसके बाद जब आत्मा नहीं आती है तब उनको लगता है कि चलो आज तो बच गए। अपने कमरे में जाते हैं। अब उनके पास आराम ही करना, और कोई काम तो है नहीं। इस तरह करते करते आखिरी रात आ चुकी थी और जैसा सेठ ने कहा था कि अगर तुम इस काम को पूरा नहीं कर पाए ना इस 7 दिनों के अंदर में तो भूल जाना, फिर मेरे पास में बिल्कुल मत आना, वहीं से जहाँ जाना है निकल जाना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। मुझे तो फिर तैयारी करनी पड़ेगी, मुझे 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जा कर के वो दिन आएगा। बड़ा मुश्किल में फंसे हुए थे पंकज जी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वो आत्मा आएगी, कैसी होगी, देखने में कैसी लगेगी, क्या वो मेरे सामने बैठ के भोजन करेगी, क्या ऐसी रूप में होगी जो मैं देख करके आनंदित हो जाऊंगा, या मुझे डर लगेगा। मन में संदेह तो था। आखिरी रात थी, आखिरी परीक्षा थी। अगर आज वो परीक्षा पास हो जाते हैं तो अब उनके वारी नारे हो सकते हैं। लाखों रुपये अब उनका इंतज़ार कर रहा है। अगर इस परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो समझ लो फिर वो रोड पर आ सकते हैं, पहले की स्थिति में आ सकते हैं। अब रोड ही उनका घर होगा। जान चुके थे। बड़ा इल्म लगाते हैं भोजन को तैयार करने में। अब इसके बाद मन घबराहट हो रहा था कि ना जाने क्या होगा, अब जाने क्या होगा, वो आत्मा लड़की आएगी कि नहीं आएगी, क्या वो
मेरा खाना उसको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या मैं कोई मसाला भूल तो नहीं गया हूँ। आज पूरी इत्मीनान से तैयारी से आखिरी घड़ी थी, आखिरी परीक्षा था। अगर आज वो आत्मा नहीं आएगी तो मेरा क्या होगा? मैं तो रोड पर आ जाऊँगा ना, मैं कहाँ जाऊँगा फिर? डरे हुए भाव में अब सब अच्छी तरह से तैयारी करते हैं। अब इसके बाद में वो इत्र लगाते हैं और फिर 2 प्लेट में खाना सजा करके और खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं। खाना नहीं खाते, इंतज़ार करते हैं। अब तो आज आखिरी टाइम था, आखिरी घड़ी थी, अगर आज नहीं आएगी तो अब मामला ख़त्म ही है। इसे 10 मिनट इंतज़ार करते हैं, लेकिन आत्मा को कोई पता नहीं है। हाँ, उस घर में रात के टाइम में पंकज के अलावा और कोई रहता नहीं था। हाँ, दिन के टाइम में चौकीदार जरूर होते थे गेट पर, लेकिन रात होते ही चौकीदार को डर लगता था या फिर सेठ उनको हटा ही देता था, कुछ भी हो सकता था। अब इंतज़ार करने लगे, 10 मिनट बीता, 15 मिनट बीता। डर लग रहा था कि अब क्या होगा मेरे साथ में, आत्मा आएगी नहीं आएगी, क्या मुझे अब लखपति बना देगी या मैं रोड पर फिर आ जाऊंगा, फिर मैं खाकपति बन जाऊंगा। डरे हुए हाल में रहते हैं, समझ में नहीं आता। दरवाज़ा हर तरफ खुला हुआ है, जितने दरवाजे हैं सब खुले हुए हैं। कोठी अंदर से बहुत बड़ी थी। अब इंतज़ार किए जा रहे हैं, लेकिन आत्मा का कोई अता पता नहीं है। पूरा 1 घंटा बीत जाता है, रात का 11 बजता है और तब पंकज निराश हो जाते हैं। कहते हैं छोड़ो, जो मेरी किस्मत में लिखा वही होगा। चलो, इतना मेहनत से बनाया हूँ, चलो कम से कम आखिरी भोजन तो कर लूँ। इसके बाद ये भोजन मुझे नसीब होगा या नहीं होगा, इतना स्वादिष्ट भोजन। और एक निवाला तोड़ते हैं और तभी खनकती हुई आवाज़ सुनाई देती है, अरे अरे रुको रुको, अरे मैं हूं ना यहीं पर, मैं तो तुम्हें देख रही थी और तुम हो कि शुरू हो गए, अरे रुको रुको। जब आवाज़ सुनाई पड़ती है ना, पंकज एकदम घबरा जाते हैं, निवाला हाथ से छूट जाता है। चारों तरफ देखने लगते हैं, कहाँ है, आ गई, आवाज़ तो सुंदर है। घबरा के इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है। पूरा एरिया खाली पड़ा हुआ है, लाइटें जगमगा रही है, घर एकदम चमक रहा है। अब वहाँ पर कोई छिपने का जगह भी नहीं था। आवाज़ बिल्कुल पास से लग रहा था कि जैसे उनके पीछे आके खड़ी हो गई हो, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही थी। पंकज डर गए थे अंदर ही अंदर, लेकिन डर दिखाना नहीं था उस जगह पर। जैसा सेठ ने कहा था कि उसके आगे तुम्हें डरना नहीं है, अगर डर गए तो समझ लो तुम मर गए, फिर वो तुम्हें कोई भी भाव नहीं देगी, वो समझ देगी कि तुम बुज़दिल इंसान हो। पंकज तो अंदर से डरे हुए थे, लेकिन जैसा सेठ ने बताया था वैसे ही अपने आप को दिखा रहे थे। इधर उधर घूम रहे थे, गर्दन घुमा रहे थे, कहाँ है कहाँ है। अगले पल जो देखते हैं ना, देखते ही रह जाते हैं। उनके सामने टेबल पर खाना जहाँ रखा हुआ था उस आत्मा के लिए, और जो कुर्सी पर जो खाली पड़ी थी वहाँ पर एक खूबसूरत कन्या आकर के बैठ जाती है। बड़ी बड़ी जुल्फ़े, कजरारी कजरारी आँखें, और कपड़ा तो इतना बेशकीमती कि बस पंकज देखते ही रह जाते हैं। लड़की मुस्कुरा रही थी, गालों पर गड्ढे पड़ रहे थे। अब इतना सब देखने के बाद पंकज तो अपने आप को भूल जाते हैं। अरे ये तो हूर की परी लग रही है, मैं तो सोचा था कि ना जाने कैसी आत्मा आएगी, लेकिन मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है। पंकज मन ही मन खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि भाई इसको हमें नाराज़ नहीं करना है। आप फिर वार्तालाप शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि आप ज़रा चख के तो देखिए, मैं अपने हाथों से बनाया हूँ, ज़रा एक निवाला तो लीजिए कम से कम। लड़की मुस्कुरा कहती हैं, हाँ मैं इसीलिए तो आई हूँ, चलो आप भी शुरू करो और मैं भी करती हूँ। अब दोनों लोग अपना निवाला तोड़ते हैं और लड़की एक निवाला लेते ही एकदम तारीफ करने लगती है। कहती है, नौजवान तुमने अपने हाथों से बनाया? तब पंकज खुश हो जाते हैं। कहते हैं, हाँ जी, मैं ऐसा ही खाना बनाता हूँ, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन है। आज तो मटन है, अगर आप मेरी कोई भी और भी डिश खाएंगी ना तो उंगलियां चाटती रह जाती हैं। अब वो लड़की खुश हो जाती है, कहती है, कमाल के हो तुम, देखने में भी कमाल के लग रहे हो,
और जो पंकज थे जो सेठ ने कपड़े लत्ते दिए थे, नए कपड़े, सब कुछ एक तरह से बड़ा सजीला और सुंदर नौजवान दिख रहे थे। दाढ़ी प्लेन थी, बाल सजे हुए थे, देखने में खूबसूरत इंसान की तरह लग रहे थे। अब प्रभावित हो जाती है। दोनों लोग भोजन करते हैं। अब इसके बाद आत्मा उठ के खड़ी हो जाती है। झट से पहुंच जाते हैं पंकज उसके पास में। वो जैसे सेठ ने बताया था कि उसको करना क्या है, उसका हाथ पकड़ते हैं। हाथ पकड़ के कहते हैं कि अब चलिए, भोजन तो हो गया, अब हम लोग आराम भी कर लेते हैं। कमरा सजा हुआ फूलों से, जो आपको पसंद है। लड़की बड़ा प्रभावित हो जाती है कि अरे मेरा लिए सब कुछ आप पहले से तैयार कर रखे हैं। तब पंकज कहती कि हाँ, आपकी खुशी के लिए। लड़की अब खुश हो जाती है और पंकज के साथ उस कमरे में चली जाती है जो फूलों से सजाया हुआ है। अब उसके बाद वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब दरवाज़ा बंद होने के बाद भाई अंदर क्या हो रहा, मैं तो अंदर गया नहीं, ना मैं जान पाता हूँ। सुबह जब पंकज की आँख खुलती है ना, आंखें एकदम पलके जैसे भारी भारी हो रही हो। बड़ी मुश्किल से उनकी आंख खुलती है और सब कुछ उनको याद है, ऐसा भी नहीं कि भूल पाए हो। बड़ी मुश्किल से आंख खुलती है, पलके जैसे बोझिल हुई पड़ी है। और जैसे ही आंख खुलती है, अपने बगल में देखते हैं तो वो आत्मा लड़की तो है नहीं, गायब हो चुकी है। उठ करके इधर उधर देखते हैं, उनको लगा कि बाथरूम वगैरह गई होगी, बाथरूम में भी नहीं है। तब वो आते हैं, अपना तकिया हटाते हैं। जब तकिया हटाते हैं, जिस चीज़ को तलाश कर रहे थे, और जैसे तकिया हटाते हैं ना, तो एक चमकता हुआ छोटा सा डब्बा नजर आता है, जैसे खालिश सोने से बना हुआ हो। और वो वही गिफ्ट था जिसके बारे में सेठ जी जिक्र कर रहे थे। कह रहे थे कि ध्यान रखना, इस गिफ्ट को खोलना तक मत। ये गिफ्ट ला करके मुझे देना है और उसके बदले में मैं तुम्हें लाखों रुपए दूंगा, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। नई शादी करना, अपने लिए जो चाहे खरीदो, अब तुम्हारी हेडेक है। लेकिन ये जरूर मानता हूँ कि ये गिफ्ट अगर तुम मुझे दोगे तो तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी। बड़ा खुश हो जाते हैं। मन तो करता है कि उस डब्बी को खोलें, सोने से बनी हुई। अब वो डब्बी थी, देखने में भी शानदार दिख रही थी, चमक रही थी। मन बड़ा कर रहा था, लेकिन कहने लगे नहीं, जैसा सेठ ने कहा है मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। सेठ भी लाखों रुपये खर्च किया है भाई, बहुत खर्चा उसका हुआ है और उसको 1 साल इंतज़ार करना पड़ता है। और तब जा कर के कभी कभी सेठ जो बता रहा था कि कई बार सालों के इंतज़ार करने के बाद भी ये गिफ्ट मिल नहीं पाता है, वो आत्मा आती ही नहीं है। तब मैं निराश हो जाता हूँ, लेकिन मैं थकता नहीं हूँ। फिर मैं अगले साल के लिए तैयारी करने लगता हूँ। अब पंकज मन ही मन सोचते हैं कि ना, इस पर मेरा कोई हक नहीं है। हक जो है, इसका असली मालिक है वो सेठ है। मुझे बाइज्जत इस चीज़ को उसके हाथों में सौंप देना होगा। और वही करते हैं, उस गिफ्ट को संभाल करके और फिर वो सेठ के घर पहुंचते हैं। सेठ तो जैसे इंतज़ार कर रहा था, उसको पता था कि आज आखिरी रात है, अगर आज नहीं हुआ तो फिर मुझे 1 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे चौकीदार को बताते हैं पंकज, और चौकीदार भागता हो जाता है। अगले पर सेठ भी उसके साथ साथ दौड़ते हुए आते हैं, खुश नजर आते हैं। पंकज को अब देखते हैं, चेहरा मुस्कुरा रहा है। तब समझ में आ रहा है, पंकज को गले से लगा लेते हैं और कहते तुम यहाँ क्यों खड़े हो, चलो ना अंदर, चलो अंदर चल के बात करते हैं। अब फिर कान में पूछते हैं गिफ्ट कहाँ है। तब पंकज कहते हैं मेरे जेब में रखा हुआ है, चलिए अंदर में देता हूँ। सेठ तो यही चाहते थे, जिसके लिए कठिन परिश्रम किए थे, लाखों रुपए खर्च किए थे। और वो लोग ड्राइंग रूम में जाते हैं। बाइज्जत अपनी पैंट की जेब से सोने का डिब्बी वो निकाल कर दे देते हैं। उसमें क्या नहीं है, क्या है नहीं, क्या नहीं है, अब पंकज ने खोले नहीं थे। अब बड़ी बड़ी नज़रों से सेठ उनको घूर रहा है, कह रहा है पंकज तुमने इस डब्बी को खोला है क्या। पंकज कहते कि नहीं साहब, मैं वचन का पक्का हूँ, गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैं अपने जो वचन देता हूँ ना, कभी मुकरता नहीं हूँ, मैंने इसको नहीं खोला। सेठ को यकीन हो जाता है, कहता है कि मैं ऐसा ही उम्मीद कर रहा था, बस कुछ देर इंतज़ार करो, मैं गया और आता हूँ। सेठ अपने कमरे में चला जाता है।
अब पंकज वहाँ पे इंतज़ार करते हैं। आधे घंटे के बाद में लौटता है एक छोटा सा बैग लेकर के। बैग दे देता है पंकज को और कहता है ये तुम्हारी गिफ्ट है। जितना मैं बताया हूँ ना उससे ज़्यादा रकम है। जाओ अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरुआत करो। और हाँ, अगर तुम्हें भविष्य में भी ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की तो तुम शर्म मत करना, मेरे पास में आना, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। आप निकल जाओ, देर मत करो, तुम्हारा अब आने वाला सुबह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। पंकज बैग को थोड़ा सा खोलते हैं, करारे करारे नोटों की गड्डी अंदर दिख रही है। दिल तेजी से धड़क रहा है और वो मान गए कि सेठ ने जो कहा था वो करके दिखा दिया। और उधर जो ट्रक ड्राइवर जो उनको लेके आया था वो भी जान गया था कि आखिरी वक्त है, अब आज नहीं तो फिर पंकज कभी नहीं मिलेंगे। जैसे ही पंकज उस बैग को लेके चलते हैं और वो चौक पर मिल जाता है। चौक पर जैसे इंतज़ार कर रहा हो, पंकज को देखते ही अब बाहों में भर लेता है। कहता है दोस्त, मैं तुम्हारा सप्तों से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम वचन के पक्के हो, ज़रूर मेरे पास में आओगे। काम हो गया ना? अतः पंकज मुस्कुरा के कहते हैं हाँ हो गया है, मैं तुम्हारा हिस्सा देने के लिए आया हूँ। अब वचन का पक्के थे और इसके बाद उसका जो भी परसेंटेज बनता था कुल रकम का, और उसमें से 25% निकाल करके उस ड्राइवर को दे देते हैं। ड्राइवर खुश हो जाता है और तब कहता है पंकज आप जाओगे कहाँ पर? मैं तुम्हारी ज़िंदगी बसाने में अब मैं मदद करूँगा। पंकज मान जाते हैं और फिर अपने मोहल्ले में ले जाता है। वहाँ पर उन पैसों से एक घर भी अब पंकज को खरीदवा देता है। पंकज का ज़िंदगी वहाँ पर सेट होने लगती है। लेकिन पंकज ट्रक का काम नहीं करना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि मैं एक ढाबा खोलूँ रोड पर। और अपनी इच्छा, वो ड्राइवर चाहता है कि अब वो ट्रक खरीदें और मैं उसका ड्राइवर बनूं। लेकिन पंकज अपने दिल की इच्छा बताते हैं कि नहीं भाई, मुझे ढाबा खोलना है, मुझे लोगों का खाना खिलाना है। और जब खाना खाने के बाद में संतुष्टि आती है ना, मुझे बहुत ही आनंद मिलता है। मुझे लगता है कि हाँ, मेरा काम सफल हो गया है, मैं अपने मन का काम करना चाहता हूँ। आखिरकार पंकज ढाबा खोलते हैं और उस ढाबा पर एक लड़की आती थी, प्रभावित हो गई थी पंकज से। पंकज सुंदर भी थे और उन हाथ में कला भी थी। जो खाना बनाते थे उसे बहुत ही प्रभावित हो गई थी, प्यार हो जाता है और फिर पंकज उस लड़की से शादी भी कर लेते हैं। हाँ, इसके बाद में उस सेठ के पास कभी नहीं गया। उनका ढाबा बहुत मज़े से चल रहा है। अब तो बाल बच्चेदार भी बन गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी पंकज जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में देखिए, ज़रूर बताइएगा। मैं इंतज़ार करूँगा और मैं आप लोगों का कमेंट का जवाब भी देता हूँ। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी ख्याल रखिए ना। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी पुरानी कहानियाँ भी देखा कीजिए ना, हजारों कहानियाँ हैं, बड़ा आनंद आएगा। प्लेलिस्ट में सब कुछ मैं दे रखा हूँ। और फिर मिलते हैं कल की रात इसी टाइम पर, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।